बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब ने क्या कहा जेल से वो आप सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज हलफ उठाने जा रहा है। यानी अभी जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो चंद घंटों के बाद आपको ये खबर आ जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर का हलफ उठा लिया है। एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट्स की उसने खतरे की घंटी बजा दी है पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट के लिए और अमेरिका की जो पुरानी हुकूमत गई है उनके लिए भी। यानी डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसीज़ के साथ आ रहा है, पहले से ज़्यादा तगड़े तरीके से आ रहा है और वो और उसकी टीम पहले से मुख्तलिफ भी है। अब इस पर हम बाद में बात करते हैं। इमरान खान साहब ने एक बात बड़ी क्लियरली ये कह दी है, एक मरतबा फिर कह दी है कि मैंने डील कोई नहीं करनी। ये अलीमा खान साहबा गई थी, कुछ सहाफ़ी भी गए थे, वो भी मिले थे और वकील भी मिले थे। इमरान खान साहब का आज केस एक और लगा हुआ था अदालत के अंदर, तो वहाँ इमरान खान साहब को मौका मिला बात करने का। तो अलीमा खान ने बाहर आकर बताया कि इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे सज़ा इसलिए सुनाई गई कि मैं कोई डील कर लूँ। इमरान खान का कहना है कि कोई डील नहीं कर रहा, जितनी देर जेल में रखना है, जितने मर्जी ऐसे जजेस लाकर बिठा दे, मैं डील डूल नहीं करूँगा, मैंने कोई डील नहीं करनी और मैं मुकदमात का सामना करूँगा। मुझे सज़ा इसलिए सुनाई गई है कि कोई डील कर लूँ। इस फैसले का मुज़ाकराती कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी इमरान खान साहब मुज़ाकरात के हामी हैं। आज पॉलिटिकल आदमी है ना, तो वो हमेशा से और हमेशा ये रहेगा कि वो टेबल टॉक का हामी रहे और इमरान खान साहब भी ऐसे ही हैं। लेकिन साथ ही साथ वो डील नहीं करना चाहते। इमरान खान साहब रास्ता दे सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं, डील नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ये जानते हैं कि मैंने डील की तो मेरा हशर वही होगा जो नवाज शरीफ का हशर हो गया इस पाकिस्तान के अंदर। बेड़ा गर्क होगा नवाज शरीफ का, अपनी भी दोनों सीटें हार गया और कुछ पल्ले भी नहीं रहा। हालांकि इमरान खान साहब ने इस मुल्क में रिकॉर्ड लगाया हुआ है, 5 सीटों से इलेक्शन लड़ा और 5 जीत गए। उसके बाद दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हुए, जितने सीटें लड़ी वो 1-2 छोड़ दी, पता नहीं वहाँ क्या हुआ था। लेकिन मुझे यहाँ तक याद है कि इमरान खान साहब अब तक की तारीख में सबसे ज़्यादा इलेक्शन जीतने वाले मेंबर कौमी असम्बली बने हैं। बहरहाल अलीमा खान साहबा ने मजीद बताया कि इमरान खान चाहते थे कि ये केस हाई कोर्ट में जाए और अब ये केस हाई कोर्ट में जाएगा। उन्होंने 2 मुतालबात पर बात करने को कहा है और वो वही मुतालबात है जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी जुडिशल कमीशन बनाए, और दूसरा इमरान खान साहब कहते हैं जी कि जो बेगुनाह कैदी हैं, जिनको सियासी नौयत के केसेस बनाकर जेलों में बंद किया हुआ है, उनको रिहा किया जाए। बुशरा बीबी को सहूलतकारी पर 7 साल की सज़ा सुनाई गई। ये भी तो बताएं कि ये कौन सी सहूलतकारी है। इस केस में जरदारी और नवाज शरीफ नहीं है, लेकिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सज़ा दे दी गई है। नाज़रीन, आपको पता है कि लाहौर में 200 कनाल का एक बिलावल हाउस है, उसके बड़े चर्चे और बड़ा रोला पड़ा हुआ है और ये बैरिया टाउन के अंदर है। बैरिया टाउन के अंदर जो एक कनाल है ना, वो भी बहुत महंगा है आजकल। यानी अगर आपने 1 कनाल का घर लेना है बैरिया टाउन में तो आपको 15 करोड़ रुपए तक का मिल सकता है और 10 करोड़ रुपए तो नॉर्मल कीमत है। तो ये इतना महंगा घर है लाहौर के अंदर बैरिया टाउन में, और वो बड़ा पोश एरिया बना हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी इन्होंने लगाई हुई है, अपना बिजली का निज़ाम लगाया हुआ है, अपना पूरा एक गेटेड कम्युनिटी है। तो बैरिया टाउन के अंदर फैसिलिटीज़ भी हैं, कमर्शियल एरियाज़ भी हैं। तो वो एक अलग शहर ही उन्होंने डेवलप किया हुआ था मलिक रियाज साहब ने वहाँ पर। तो वहाँ बिलावल का इतना बड़ा घर कैसे बन गया, कभी किसी ने सोचा है? ये उसी दौर की बात है जब बिलावल हाउस बन रहा था लाहौर में बैरिया टाउन के अंदर। जिस वक्त कराची के अंदर मलिक रियाज साहब जो है वो ज़मीन एक्वायर कर रहे थे बैरिया टाउन कराची के लिए, और उसी पे बाद में मलिक रियाज को 460 अरब रुपए का जुर्माना भी हो गया था। अब ना किसी ने जरदारी को पूछा, ना किसी ने मुराद अली शाह को पूछा। उनमें से एक सदर है, दूसरा वजीर आला है, और मलिक रियाज को जुर्माना कर दिया। ठीक है, अच्छा किया, जुर्माना किया। और उसके बाद यही मलिक रियाज नवाज शरीफ के बेटे से प्रॉपर्टी खरीदते हैं दुगनी कीमत के ऊपर, और वो भी नवाज शरीफ मलिक रियाज को बुलाकर कहता है कि मेरा बेटा मुश्किल में है, आप उससे 1 हाइट पार्क खरीद लें, और फिर ये खरीद लिया जाता है। अब मुझे एक बंदे ने फोन करके क्लेम किया, मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन इसके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए। अगर किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन है तो वो जरूर मेरे साथ शेयर करें। मैं मलिक रियाज साहब के जो सोर्सेज हैं, अगर वो भी ये बताना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं। मेरी इंफॉर्मेशन जो मुझे एक बंदे ने बात बताई है, अभी उसके ऊपर तहकीकात होना बाकी है, लेकिन क्लेम एक बंदे ने मुझे ये किया कि ये जो नवाज शरीफ के बेटे को दुगना पैसा दिया गया बरतानिया में मलिक रियाज के बेटे की कंपनी की जानिब से, ये इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का वो पैसा शामिल था जो यहां पे मलिक रियाज को दिया गया नवाज शरीफ की जानिब से, जो लूट मार का पैसा था। और ये पैसा था जो जाली आईपीपीएस लगाए गए पाकिस्तान में। यानी बहुत बड़े बड़े कमीशन इन्होंने कमाए ना आईपीपीएस लगा के। ये जो आईपीपीएस जिनकी कीमत अभी भी आप चुका रहे हैं, 1 यूनिट आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, 3 यूनिट के आप पैसे देते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कैपेसिटी पेमेंट्स। तो इन्होंने जो धड़ाधड़ ये आईपीपीएस लगाए थे तो इनको सवाब तो नहीं हो रहा था, कमीशन ही मिल रहा होगा ना।
यानी मुबैना तौर पे इसमें कमीशन है, और ये कमीशन का पैसा जो है वो मलिक रियाज को दिया गया, जी मेरे बेटे को वहां पे आप दे दें उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बदले में। तो 20 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड में खरीद ली वहां पे। तो पागल तो नहीं था मलिक रियाज या उनका बेटा कि उसने इतनी महंगी खरीद ली। तो अब ये भी एक बंदे ने मुझे बात बताई है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मलिक साहब इसको अगर कंफर्म करना चाहे, अव्वल तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि मलिक रियाज पे बहुत दबाव डाला था मलिक रियाज पर जनरल फैज हमीद ने कि जरदारी के खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट दे दो। तो मलिक रियाज ने नहीं दिया स्टेटमेंट। मलिक रियाज ने यहां तक कहा था मैंने गोली मार दो, मैंने नहीं ये बयान देना जरदारी के खिलाफ। फिर मलिक रियाज को नवाज शरीफ के खिलाफ भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, जो कुछ भी मलिक रियाज ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर किया, और फाइनली जो है वो इमरान खान के मामले में तो था ही कुछ नहीं, तो यहां पे भी बहुत दबाव डाला गया। लेकिन मलिक रियाज ने आज तक किसी का पोल नहीं खोला। अगर मलिक रियाज ने मुंह खोला ना तो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें, बहुत सारे लोग मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। बहरहाल ये मामला जो है वो यहां तक है। इसके बाद अलीमा खान ने मजीद कहा कि हाई कोर्ट में जाकर ये सारा केस मजीद खुलेगा और ये सारे नाम आपसे सुनेंगे। नासिर जावेद राना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एतराज उठाए थे। इस किस्म के जजेस आप हाई कोर्ट में भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं जो चोरी, डाका और मैंडेट चोर को तहफ़्फ़ुज़ दें। अच्छा नाज़रीन, इस पे एक बात आप और याद रखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने आपको बहुत पहले खबर दी थी, आज से कोई तकरीबन 1.5 माह पहले खबर दी थी मैंने आपको, 1.5 या 2 माह हो गए। मैंने आपको बताया था, वो क्लिप भी निकाल के आप सुन सकते हैं। लगभग 2 माह पहले मैंने बताया था कि इमरान खान साहब को तब तक सज़ा नहीं दी जाएगी जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस नहीं आ जाते, और जब मर्जी के नए जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाएंगे तब इमरान खान साहब को अलकादर यूनिवर्सिटी केस में सजा दी जाएगी, ताकि जब वो अपील के अंदर जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो अपने मर्जी के जजेस के पास वो अपील लगाई जाए और इमरान खान साहब की सजा को मजीद लंबा किया जा सके या उन्हें जेल में रखा जा सके। अब वो खेल खेल दिया गया। 2 नए जजेस जो हैं वो शामिल हो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इन 2 जजेस के आने के बाद जो डिविजनल बेंच बनाए गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की अपील जो है वो डीबी में जाके लगेगी, वो 2 जज उसको सुनेंगे। नॉर्मली इमरान खान साहब की अपीलें जो जाती हैं या बुशरा बीबी की जो अपीलें जाती हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब अपने पास लगवा लेते हैं। और आमिर फारूक साहब के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि वो हमारे मामले में बाइस्ड हैं, वो हमारे मुकदमात ना सुना करें। लेकिन इसके बावजूद आमिर फारूक साहब अपनी ही अदालत में इमरान खान साहब के मुकदमात लगाते हैं। अब आमिर फारूक साहब ने जूनियर तरीन जज जो नए अपॉइंट हुए हैं उनमें से एक जज को अपने साथ मिलाकर एक डीबी बना ली है, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास। ये जज साहब आ गए हैं और ये अब हिस्सा है उस डीबी का जो आमिर फारूक साहब के साथ बनी है। अब इसमें ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि यही बेंच है जिसके सामने देखें कैसा मजेदार पाकिस्तान का निजाम है। आप कभी भी ये नहीं बता सकते थे केस फाइल करने से पहले कि ये किस जज के पास लगेगा। इमरान खान साहब ने अभी सिर्फ दस्तखत किए वकालतनामों के ऊपर, उनकी बीवी ने अभी सिर्फ दस्तखत किए वकालतनामों के ऊपर, और ये केस लाकर लगाया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और पहले से सारी दुनिया कह रही है कि आमिर फारूक साहब अपने पास लगवाएंगे और इसी मकसद के लिए उन्होंने एक जूनियर जज को अपने साथ डीबी में शामिल कर लिया है। इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने अपना एक मौक़िफ़ दिया है। उन्होंने कहा जी हम इसकी मुखालफत करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये रवायात के खिलाफ है। इतना एक संजीदा नौयत का अहम तरीन केस है, उसमें सीनियर जज के साथ एक इंतहाई जूनियर जज को शामिल कर देना ये ज्यादती है। और यानी आप ये देखें ना कि आमिर फारूक साहब तो अब तक इमरान खान साहब को इंसाफ उस मामले में नहीं दिलवा सके जब उन्हें 9 मई को अदालत तोड़कर, यानी हाई कोर्ट के अहाते के अंदर से उनको अदालत का एरिया तोड़ने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। फौजी अदालतों ने उसके बाद होने वाले वाकयात पर सजाएं सुना दी हैं। हालांकि फौजी अदालतों के अंदर वो जज नहीं होते, वो बेचारे कानून को जानते भी नहीं है, उन्होंने भी बेचारे रोल रोल के उन्होंने सजाएं सुना दी हैं। लेकिन आमिर फारूक साहब अभी तक अपनी अदालत में होने वाली तौहीन या अपनी अदालत को तोड़ने वाले मामले में और वहां से एक साबिक वजीर आजम को अगवा करने के मामले में अब तक कोई पेशरफ्त नहीं कर सके हैं। तो ये जनाब आमिर फारूक साहब का और उनकी अदालत का इस वक्त सूरत हाल है, और उसमें इनाम अमीन मिन्हास साहब को शामिल किया गया है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि केस इमरान खान साहब का जाकर इस बेंच के सामने लग जाएगा, लेकिन जिस बेंच के सामने भी लगे केस के अंदर है ही कुछ नहीं, केस के पल्ले ही कख नहीं है। और खुद जो जज फैसला दे रहा है वो कह रहा है जी तजादात है, प्रोसिक्यूशन ने जो बातें की वो तजादात है। मेरे ख्याल में आमिर फारूक साहब इसको लंबा खींच लेंगे, मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि इसको लंबा खींच लेंगे, इसको ले जाए कई महीनों तक ले जाए, बहुत लंबा। वो पहले भी बहुत सारे केसों को बहुत लंबा ले जाने के माहिर हैं। तो आमिर फारूक साहब के सामने अगर ये केस लग गया तो वो इसको इतना लंबा खींच देंगे, इतना लंबा खींच देंगे, इसको 5-6 महीने तक भी खींच सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि एस्टेब्लिशमेंट कब तक इमरान खान साहब का बोझ
उठा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की जो अहम तरीन तकरीर आई है एक दिन पहले हलफ उठाने से, उसमें डोनाल्ड ट्रंप के अज़ाइम का पता चला है। कुछ चीज़ें जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से क्लियर हुई हैं, जो चीन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने जो राब्ता हुआ चीनी की आदत से, ये इसको खुशाइन करार दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी जंग में चीन के साथ भी नहीं जाना चाहते। वो यूक्रेन वाली जंग को फौरी तौर पे बंद करवाना चाहते हैं। जो कुछ मुआहदे जो बाइडन ने किए थे दुनिया के साथ, डोनाल्ड ट्रंप उनको ख़त्म करना चाहते हैं। और कुछ खुफिया दस्तावेजात हैं अमेरिका की तारीख की जो अब तक पब्लिक नहीं की गई, डोनाल्ड ट्रंप उनको भी पब्लिक करना चाहते हैं। इन दस्तावेजात को जब पब्लिक किया जाएगा तो अमेरिका की जो डीप स्टेट है उसके मुंह के ऊपर से नकाब उतरेगा। डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का आइडिया है कि डीप स्टेट ने उनका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की। अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप फौरी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब करने के लिए 3 रिपोर्टों का उन्होंने नाम लिया जिनको वो सामने लेकर आएंगे। पहली खुफिया दस्तावेजात जो है वो अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के 1963 में होने वाले कत्ल की है। उसके बाद 1968 में सेनेटर रॉबर्ट कैनेडी और स्याफाम समाजी कारकुन मार्टिन लूथर किंग और स्याफाम समाजी कारकुन जो है वो मार्टिन लूथर किंग जो है उनके कत्ल के वाकयात से जुड़ी फाइलें भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी मैं आम कर दूंगा। अब ये चीज़ें अगर डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं तो आप अंदाजा कर लें डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम किस कदर खिलाफ है डीप स्टेट या एस्टेब्लिशमेंट के। और अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट ही है जिसने पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज में किरदार अदा किया। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस मामले के ऊपर नोटिस लेंगे? क्योंकि यहां पे अगर इंक्वायरी हो जाती है ना तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आएंगी कि 14 तबक सबके रोशन हो जाएंगे। एक और खबर है नाजरीन, और वो खबर यह है कि 8 फरवरी को हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि यौम तामीर व तरक्की हम मनाएंगे। पाकिस्तान में टके की तामीर व तरक्की इन्होंने नहीं की जब से इक्तदार में आए। बेड़ा गर्क किया इन्होंने पाकिस्तान का। जितने मंसूबे चल रहे थे, चाहे वो डैम बन रहे हों, चाहे वो बड़ी हाईवेज बन रही हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हों, जितना भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर चल रहा था, जितने काम कर रहे थे, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक नकम्मी सियासी जमात साबित हो रही है। वो सिर्फ इमरान खान साहब की मकबूलियत के ऊपर इन्हिसार कर रही है, वरना अभी तक वो वाइट पेपर जारी करते सिर्फ उन मंसूबों के ऊपर तो आवाम सर पकड़ के बैठ जाती जो मंसूबे इस हुकूमत ने आने के बाद बंद कर दिए हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 90 बड़े मंसूबे, जिसमें तालीमी मंसूबे, हेल्थ के मंसूबे, एनर्जी के मंसूबे, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे और ज़राए आमदरफ्त, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बंद कर दी। अब ये जितना कुछ इस हुकूमत ने बंद किया है उसके बाद ये कैसे मना सकते हैं यौम तामीर व तरक्की? बहरहाल ये मनाने जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस दिन यौम स्याह मनाने जा रही है। अब होगा क्या? सोशल मीडिया के ऊपर आपको नजर आएगा यौम स्याह जो पूरी कौम मना रही होगी। दूसरी तरफ आपको जो है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, क्योंकि उनको बेचारों को आज़ादी नहीं है ना, तो लिहाजा पाकिस्तानी मीडिया पे आपको मुस्बत रिपोर्टिंग नजर आ रही होगी जी, बहुत तामीर व तरक्की होगी पाकिस्तान की। आपको शहबाज शरीफ का चमकता चेहरा, नवाज शरीफ का दमकता चेहरा और टिकटॉकर्स आपको नजर आ रही होगी, कोई इत्ते जा रही है, कोई इत्ते चप्पी पा रही है, कोई इधर से निकल रही है, कोई इधर से म्यूजिक चल रहा है, कोई स्लोमो आ रहा है। आपको यही सारा कुछ जनाब उसके अंदर नजर आएगा। अब अंदाजा कर लें कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इस सूबे को चलाने के लिए ऐसे गैर संजीदा लोगों के और ऐसे अजीबोगरीब गिरोह के हवाले कर दिया गया है, ऐसे नौसरबाजों के हवाले किया गया है कि पंजाब का बजट रिहर्सलों पे, प्रोग्रामों पे, टिकटॉकरों पे, यानी एक राजकुमारी टिकटॉकर है और उसके शौक पूरे करने के लिए पहले तो उसे जाली वज़ीर आला बनाया गया, जाली फार्म 47 के ऊपर, और अब उसकी जाली मकबूलियत के लिए उसके शौक पूरे किए जा रहे हैं। इतना बड़ा सूबा ऐसे ड्रामेबाजों के हवाले कर दिया और अब ये नौसरबाज जो है एक ही घिसा पिटा स्क्रिप्ट लेके चले जाते हैं, कभी जनूबी पंजाब में, कभी अपर पंजाब में, कभी जो है वो सियालकोट, कभी यहाँ कभी वहाँ, और जो इन्होंने ड्रामे शुरू किए हुए हैं और किसी किस्म का अवाम के लिए रिलीफ टके का है ही नहीं। जितने वादे इन्होंने अवाम के लिए किए थे वो सारे के सारे वादे इन्होंने तोड़ दिए हैं। अब सिर्फ झूठी तसल्लियां दे रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं और वो करने वाले हैं। अवामी फलाह के तमाम मंसूबे बंद हो चुके हैं। इनके पास कोई अवाम को देने के लिए ना प्लान है, ना अवाम को देने के लिए कोई रिलीफ है। 300 यूनिट तक की बिजली इन्होंने मुफ्त देनी थी और 100 यूनिट वाले की इन्होंने कमर तोड़कर रख दी है। कोई प्रोजेक्ट इन्होंने मुकम्मल नहीं किया और जिस प्रोजेक्ट का भी इन्होंने नाम लिया था वो सिर्फ उसके इश्तिहार छपे हैं और कुछ नहीं हुआ। और इन्होंने ड्रामे करने हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर, इन्होंने टिकटॉक बनाने हैं, उसके अलावा इनका कोई और शौक नहीं है। और अभी इकट्ठे होकर बैठे मियां साहबान, फैसला जो हुआ उसके असरात अब नजर आना शुरू हो गए। यानी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुतालबात जो तहरीक-ए-इंसाफ ने किए उनसे भाग गई है। यानी हुकूमत का इख्तियार ही नहीं है, अव्वल तो बहुत कमजोर हुकूमत है।
अब अगर एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत के सर में डंडा ना मारा कि भाई इनके मुतालबात मानो, तो फिर ये मुतालबात तो हुकूमत भाग गई, क्योंकि नवाज शरीफ ने साफ कह दिया है अपने लोगों को कि मैं पहले ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार चुका हूँ, बेड़ा रखते पहले ही हो गया है। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातें मानी तो ये आपको ट्रैप कर रहा है इमरान खान, जेल से बैठ के आप लोगों के पल्ले कख नहीं बचेगा। अब पीटीआई जो है वो अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनाती हुकूमत, जिससे वो पीछे हट रही है, और हुकूमत ये कह रही है कि हमें मजीद वक्त चाहिए, हो सकता है हुकूमत 1 हफ्ता 5 दिन और मांग ले, और हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वक्त दे भी दे, लेकिन हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाएगी नहीं, क्योंकि जुडिशल कमीशन बनाने में हुकूमत का सारा बयानिया बढ़ जाता है। 26 नवंबर के कत्लेआम का जवाब इनके पास है नहीं, पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है। 9 मई को जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर इन्होंने जो उसके बाद किया उसका भी जवाब इनके पास नहीं है। इमरान खान को क्यों और किसने और कैसे गिरफ्तार किया, किसके हुक्म पे गिरफ्तार किया, जब उनको अगवा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी कोई रास्ता बचेगा नहीं, यानी उन्हें सिविल नाफरमानी की तहरीक में जाना पड़ेगा पूरी संजीदगी के साथ, जिसको अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदगी से नहीं देख रही, और नई अवामी तहरीक की तैयारियां तेज करनी पड़ेंगी। हुकूमत मजीद वक्त मांग सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। नवाज शरीफ साहब ने एक फैसला किया कि जो बैरूनी दबाव आएगा इंसानी हकूक के लिए, उसको एक सियासी हथियार बनाया जाए। तो मैं मियाँ साहब को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मियाँ साहब, जैसे आपने गुज़िश्ता 3 साल गुजारे ना, या 2019 में जब आप डील मार के प्लेटलेस गिरा के पाकिस्तान से निकल गए थे, उस वक्त से लेके आज के दिन तक आपके पास मियाँ साहब अब सिर्फ एक ही हथियार है, और वो हथियार है ब्रश और पॉलिश। इसके अलावा आपके पास कोई हथियार नहीं है। इसी हथियार का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा मियाँ साहब, दिन रात करना पड़ेगा मियाँ साहब, रफ्तार के साथ करना पड़ेगा मियाँ साहब, क्योंकि जिस वक्त आपने बूट पॉलिश छोड़ी, आपके इक़्तिदार का सूरज गरू। अब आप कोई बयानिया नहीं बना सकते, कोई किसी चीज को आप अपना हथियार नहीं बना सकते, आपका कोई नैरेटिव नहीं बनेगा। आपके पास सिर्फ पॉलिश होगी और आपके पास ब्रश होगा। आप पॉलिश करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, इससे आपके इक़्तिदार को थोड़ा बहुत टूल मिल जाएगा। शहबाज शरीफ साहब को पॉलिश ज्यादा तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि आदिल बाज़ई वाला जो केस है, उस केस में जो बयान हल्फी जमा करवाया गया था वो इनके शरीफ बरादरान के खाते पड़ गया। वहां पे अदालत ने फौरी तौर पे हुक्मनामा जारी किया, वहां पे इलेक्शन कमीशन की बड़ी सुबकी भी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्लियरली कहा, मंसूर दी शाह साहब की अदालत थी, आयशा मलिक साहबा थी, उन्होंने कहा जी ये क्या है, और ये तो जानिबदारी है, और संजीदा सवालात खड़े कर दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट के ऊपर और उनकी जानिबदारी के ऊपर। और साथ ही साथ ये भी हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर जो बयान हल्फी वाला मामला है, इसके ऊपर फैसला किया जाए लोअर कोर्ट को। मामला क्या है कि आदिल बाज़ई ने केस कर दिया है नून लीग की क़यादत के ऊपर कि इन्होंने मेरा जाली बयान हल्फी इस्तेमाल किया है, और जाली बयान हल्फी का मतलब आप समझते हैं, शहबाज शरीफ साहब नाइल भी हो सकते हैं, नवाज शरीफ साहब नाइल भी हो सकते हैं। तो ये इनके सर पे दोबारा एक तलवार लटक रही है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लटक रही है। आदिल बाज़ई जिसको ये सारे फंसा रहे थे, अब ये सारे उसके हाथ में आकर फंस गए हैं। नाज़रीन, एक और चीज़, जस्टिस मंसूर दी शाह साहब की अदालत में एक केस लगा हुआ था। ये एक 3 रुकनी बेंच था जिसने इस केस को सुनना था। मैं सिंप्लीफाई आपको कर दूं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारी जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो आपको बता रहे हैं, वहाँ से बहुत सारे वीलॉग्स और इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, आपको मिल भी जाएंगी, लेकिन मैं आसान करके आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया हुआ था जिसके अंदर एक मखसूस शिक है आइन की, उसकी तशरीह की बात की जा रही थी। अच्छा, इस शिक के साथ एक चीज़ तय हो जानी थी। मामला ये तय हो जाना था कि आइनी बेंच के इख्तियारात या आइनी बेंच जो है उसकी हैसियत क्या है, यानी जो मामला है वो दूसरे बेंचेस में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अब ये मामला वंस फॉर ऑल सेटल होने जा रहा था। अब अगर ये मामला वो 3 रुकनी बेंच सेटल कर देता तो इसके नतीजे में आईनी बेंच का जो गैर कानूनी या मनमाना इस्तेमाल है वो इस्तेमाल बंद हो सकता था। हुकूमत के लिए एक बंद बन सकता था हुकूमत के अज़ाइम के सामने, जो वो 2 नंबरी करते हैं अदालत को कंट्रोल करने के लिए। तो फौरी तौर पे जनाब, ये अब बेंच ने कहा हुआ था कि पीर वाले दिन केस लगेगा, लेकिन कॉल लिस्ट जारी नहीं हुई। ये ऐसा कभी नहीं हुआ तारीख में। एक बेंच बैठा हुआ है 3 जजेस का। जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने कहा यह कैसे हो सकता है कि 3 जजेस के मुकाबले में एक शख्स का दिमाग ज्यादा बेहतर काम कर रहा हो, चीफ जस्टिस का। यानी अब हुआ यह है कि ये जो बेंच 3 रुकनी बेंच था, इसने पीर वाले दिन 1 बजे केस लगना था, बाकायदा हुक्म जारी कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई एक इंतजामी ऑर्डर के जरिए से। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती, कोई इंतजामी ऑर्डर नहीं कर सकता। लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ने खामोशी के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन उनके साथ बैठे और जस्टिस मंसूर दी शाह साहब को आगाही नहीं किया, क्योंकि कमेटी के तीसरे मेंबर जस्टिस मंसूर दी शाह साहब है। जस्टिस मंसूर दी शाह को आगाही नहीं किया और दोनों ने बैठकर यह फैसला किया कि यह वाला जो केस है
आईनी बेंच के हवाले से जो मामला तय होना है इसको आईनी बेंच में ही मुंतकिल कर दिया जाए। अब आप अंदाजा करें कि जिसके बारे में मामला तय हो रहा है वही अपना मामला तय करेगा। यह इंसाफ का कत्ल नहीं है तो और क्या है। सारे के सारे वकला तंजीमें, सारे के सारे सीनियर वकला, सारे के सारे कोर्ट रिपोर्टर्स, सीनियर जर्नलिस्ट और जितने भी कानून को जानने वाले लोग हैं वो तमाम सर पकड़ के बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है। अदालत को मजाक बना दिया गया है। मुतीउल्लाह जान साहब इसमें लिखते हैं कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कमेटी के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह को मुतला किए बगैर ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास तलब करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ आज वो बेंच तश्कील नहीं दिया जिसमें आईनी बेंच और रेगुलर बेंच के बीच इख्तियार समाज से मुतालिक बहस होना थी कि जनाब जो आम बेंचेज हैं उनके इख्तियारात क्या है और आईनी बेंच उनका इख्तियार क्या है। इसके ऊपर यह केस चल रहा था। अब इस केस को जानबूझकर नहीं चलने दिया गया और उसको वहां रेफर किया जा रहा है जो अदालत ही मुतनाज़े है। अब अंदाजा कर लें कि इस वक्त काजी फायद ईसा के जाने के बाद हमें ऐसा लगता था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का माहौल बदलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का माहौल बिल्कुल वैसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक चीज का ऑर्डर देती है, लेकिन क्योंकि वो ऑर्डर मौजूदा हुक्मरानों को और एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता तो वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जज साहिबान उस ऑर्डर को उड़ा देते हैं, यानी उसकी खिलाफ वर्जी कर देते हैं। अब ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन बन गई है सुप्रीम कोर्ट में और ये मामला यहां रुकेगा नहीं, ये मामला भी आगे चलेगा। वो लोग जो 26वीं आईनी तरमीम पे भी खामोश थे वो भी अब चिल्ला उठे हैं कि अदालत की तौकीर खत्म हो गई है और ये अदालत को एक सर्कस में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।